आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा 9th क्लास विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। आपने बहुत बार सुना है पदार्थ के बारे में, लेकिन पदार्थ को हम परिभाषित कैसे करें, इसकी परिभाषा कैसे लिखें कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, तो उस वस्तु को हम बोलते हैं पदार्थ। चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे मेज है, पंखा है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, चाहे कुछ भी वस्तु हो जो कोई न कोई स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ को हम परिभाषित करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु जैसे मेज है, कुर्सी है, पंखा है, ईंट है, व्हाइट बोर्ड है, चाहे जैसे कोई भी है, मतलब कि जैसे टेबल है, कोई भी डेस्क है, तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं जो कोई न कोई स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ हम कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ है, जैसे टेबल है, तो वो छोटे छोटे लकड़ी के कण, उसमें कार्बन के कण, हम कणों से मिलकर बना है। कोई लोहे की वस्तु है तो उसमें छोटे छोटे लोहे के कण हैं, है ना। ईंट है तो उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं। तो इसका मतलब कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कणों के गुणधर्म, मतलब जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो वो हम पहले एक बार सारे इकट्ठे आपको बता देते हैं, इसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला जो गुण होता है पदार्थ के अंदर वो होता है कि जो भी पदार्थ होता है तो पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, मतलब कोई भी पदार्थ है उसके जो कण होते हैं उनमें थोड़ी बहुत खाली जगह होती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण होता है पदार्थ के कणों का वो क्या होता है कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। इसके बाद जो दूसरा गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब पदार्थ के जो कण हैं वो गति करते रहते हैं, मतलब गतिशील रहते हैं। इसके बाद जो तीसरा गुण हम देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थ के जो भी कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मुख्यतः पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है जिसको हम रिक्त स्थान कहते हैं। दूसरा, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील है, मतलब गति करते रहते हैं। और तीसरा, जो भी पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है। अब आइए हम इन तीनों को गुणों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो गुणधर्म है किसमें कौन से कणों में ज्यादा होते हैं, कौन से कणों में कम होते हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे डिटेल में कणों के गुणधर्म। सबसे पहला जैसे हमने गुण बताया कि पदार्थ के कणों में जो सबसे फर्स्ट जो गुण होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। अब जैसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। जैसे एक आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आपके पास जल है, ये है आपके पास जल। अगर मान लिया आप इसके अंदर एक चम्मच, इसके अंदर 1 या 2 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो पहले मान लिया ये जल यहाँ तक था, पहले इसको निशान लगा लेंगे इसमें जल कहाँ तक था। अब इसके बाद इसमें अगर हम 1-2 चम्मच नमक डाल देते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जल का जो लेवल है वो कहाँ तक है, तो हमें ये पता चलता है कि जो जल का लेवल पहले भी यहाँ तक ही था और अब भी यहाँ तक है। इसका मतलब जो नमक हमने उस जल के अंदर डाला वो कहाँ गया, तो इसका मतलब जल के जो कण हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह होती है और उस खाली जगह में वो नमक जाके क्या हो गया, घुल गया, मतलब मिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम इस एक छोटी सी एक्टिविटी से घर पे भी हम करके देख सकते हैं कि हमें ये पता लगता है कि जल के जो कण हैं उनके बीच में जो खाली जगह थी वहां पर नमक जो हमने डाला था या हम 1-2 चम्मच चीनी डालते हैं तो उससे भी जो जल का लेवल है जहां तक था वो वहीं तक रहता है। इसका मतलब जल के जो कण हैं उनके बीच में खाली जगह होता है। जल भी एक पदार्थ है, तो इसलिए ऐसे कोई भी पदार्थ हो तो उसके कणों के बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। अब बात आती है कि जो रिक्त स्थान होता है किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो पदार्थ के कणों में जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में सबसे कम होता है। मतलब ठोस जो पदार्थ होते हैं, कठोर जो पदार्थ होते हैं, तो उनके कणों में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इसके बाद द्रवों में ठोस से अधिक होता है। मतलब कि जो द्रव पदार्थ होता है जैसे कि जल है, तो जल के अंदर जो रिक्त स्थान होगा वो किसी ठोस पदार्थ से जो सॉलिड होगा उससे क्या होगा, रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा होगा। और गैसों में सबसे अधिक होता है। मतलब जो गैसीय होती हैं, गैस होती हैं, तो उनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इसका मतलब ठोस में सबसे कम होता है। जो द्रव होते हैं वो उसमें ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है, गैसों में जो रिक्त स्थान होता है सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इसका एक चित्र बनाएं आपको समझाने के लिए तो हम ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है तो इसकी जो कण होते हैं बिल्कुल नजदीक होते हैं। मतलब इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बिल्कुल कम होता है। मतलब बीच में जो खाली जगह बहुत कम है। जिस तरीके से हम द्रव को बनाएं तो इनके बीच में रिक्त स्थान तो होता है लेकिन
ठोस से ज्यादा होता है, और अगर हम गैसों को बनाएं तो जो गैसों के कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके कणों के बीच में रिक्तांत सबसे ज्यादा होता है। और इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझ चुके हैं कि जैसे हमने जल का उदाहरण लिया, तो इस एक्टिविटी से भी पता लगता है कि कोई भी पदार्थ है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो ये सबसे पहला गुणधर्म था कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है, और कौन से में सबसे अधिक होता है, कौन से में सबसे ज्यादा होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो गुणधर्म हम पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील क्यों रहते हैं? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें एक ऊर्जा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो पदार्थ के कण हैं उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है, जिसके कारण पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। जैसे इसको हम एक एक्टिविटी से अगर समझें कि पदार्थ के कणों के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जैसे आप एक ग्लास लेते हैं और उसमें आपने लिया जल, आपने उसमें जल लिया और उस जल के अंदर अगर आप किसी ड्रॉपर से उसमें इंक डालते हैं, मान लिया आपने ब्लैक इंक उसके अंदर डाल दी, तो ब्लैक पहले इसमें क्या था, जल था, और जैसे आप इंक डालते हैं तो आपको उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो इंक के कण है, स्याही के जो कण है, धीरे धीरे इसे पूरे जल के अंदर अपने आप मिक्स हो जाते हैं। अब ये अपने आप मिक्स क्यों हो गए? क्योंकि जो स्याही के कण थे वो निरंतर गति करते रहते हैं और जो जल के कण हैं वो भी निरंतर गति करते रहते हैं। तो आपस में गति करने से वो जो स्याही है उसके जो कण है वो अपने आप उस जल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी से ये पता लगता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, उनके कणों में गति होती रहती है। अब बात आती है कि पदार्थ के जो कण है उनके बीच में जो गति होती है वो किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। तो पदार्थ के कणों में जो गति है वो ठोस में सबसे कम होती है, जो द्रव है द्रवों में जो गति होती है वो मध्यम होती है, और गैसों में सबसे अधिक होती है। मतलब जो ठोस पदार्थों के कण जो करते हैं वो बिल्कुल गति मतलब ना के बराबर ही करते हैं, हम कह सकते हैं सबसे कम गति होती है किसमें, ठोस में। द्रवों में जो गति होती है वो ठोस से ज्यादा होती है लेकिन गैसों से कम होती है, मतलब मध्यम गति होती है। और जो गैस के कण होते हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उनके जो कण हैं सबसे तेज गति करते हैं।
तो ये भी आपको पदार्थ का जो गुणधर्म है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसको हमने एक एक्टिविटी से भी समझा। और कौन से पदार्थों में गति ज्यादा होती है, कौन से पदार्थों में गति कम होती है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो तीसरा और सबसे लास्ट गुणधर्म है वो हम पढ़ते हैं, जो था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल के कारण जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो आकर्षण बल है ये किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल पाया जाता है वो ठोस पदार्थों में पाया जाता है। इसके बाद द्रवों में मध्यम होता है, या हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल ठोस से कम होता है, मतलब और गैसों से ज्यादा होता है। और गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर, तो सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है इसमें गैसों में। तो इसका मतलब आकर्षण जो बल है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ठोस पदार्थों में। द्रवों में ठोस से कम होता है लेकिन गैसों से ज्यादा होता है। गैसों के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है, या हम कह सकते हैं ना के बराबर पाया जाता है। अगर हम इसको एक एक्टिविटी से समझें कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है, तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक मतलब टूटी है और उसमें से जल आ रहा है, और जैसे ही जल आ रहा है इसमें नीचे, तो आप मान लिया उसके बीच में उंगली रख, मतलब जैसे ही जल आ रहा है उसके बीच में अपनी फिंगर रख देते हैं, उंगली रख देते हैं। मान लिया यहाँ आपने उंगली ऐसे रख दी, तो जैसे बीच में उंगली रखेंगे तो ये जो जल है वो दो दिशाओं में बढ़ जाएगा, मतलब आधा इस साइड आएगा, आधा इस साइड आएगा। अब बीच में हमने उसके मतलब अपनी फिंगर रख दी, उंगली रख दी, तो जल है वो दो धाराओं में बट गया। अब दो धाराओं में बट गया तो वो दोनों अलग अलग गिरना चाहिए, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि वापस आकर ये जो जल है ये यहाँ फिर मिल जाता है और एक ही धार बनती है उसकी। तो इस तरीके से मतलब जो जल है, जल के कणों के बीच में आकर्षण बल था, तभी वो दोबारा से आकर वापस आपस में मिल गए। तो इसका मतलब जल के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, तो जल एक पदार्थ है। इसी तरीके से कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है, जैसे एक लोहे की कील है, इसको अगर हम हथौड़े से पीटने भी गए तो ये इसके जो कण हैं वो एकदम से दूर दूर नहीं होंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, वो धीरे धीरे करके उसकी चद्दर बन जाएगी। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। ये इसलिए टूटा क्योंकि ये जो पदार्थ था लोहा था, और इसके ये क्या है, ठोस पदार्थ है, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये जो लोहे की कील है, जैसे हम थोड़े से पीटते भी है तो उसके कण अलग अलग नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। जो जल होता है उसके बीच में आकर्षण बल होता तो है, लेकिन ठोस से कम होता है। और जो गैसें होती हैं उनके बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। जैसे हिमालय घर में सिलेंडर है, अगर वो लीक हो जाए कहीं से तो गैस के जो कण है अपने आप एयर में, हवा में जाने लग जाते हैं। अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी आकर्षण बल होता या ज्यादा होता तो उसके कण इतनी जल्दी लीक होके अपनी एयर में मिक्स नहीं होते। इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो ये तीन गुणधर्म हमने पढ़े
पदार्थों के कौन कौन से हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा और लास्ट हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीनों ही गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बाद इस चैप्टर में, इस लेसन में अगला हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अब मुख्यतः वैसे अगर हम देखें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है हमारी प्रकृति के अंदर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और फिफ्थ जो स्टेट है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। मतलब हमारी प्रकृति में पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन। लेकिन 9th क्लास में हम सिर्फ 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं, इनके बारे में कोई डिटेल अपनी 9th क्लास में हमें नहीं पढ़ते। तो मुख्यतः जिन 3 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ये इन तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ ठोस, इसके बाद द्रव और गैस। अब ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके जो गुण हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब इनके जो कण हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं। मतलब नजदीक नजदीक होंगे तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद जो द्रव होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस पदार्थों से अधिक होता है। और जो गैसेज होती हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। मतलब उनके जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं। मतलब उनके बीच में जो खाली जगह होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद ये तो बात हुई, सबसे पहले हमने पढ़ा रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान। इसके बाद दूसरा गुण अगर हम बात करें इनके आयतन की, भी इनका जो आयतन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है वो होता है निश्चित। मतलब निश्चित का मतलब भी मान लिया कोई भी ठोस पदार्थ है, जितना स्थान वो घेरते हैं तो उस स्थान जितना घेरते हैं उसको हम बोलते हैं उसका आयतन। जैसे मान लिया कोई मेज है, कोई कुर्सी है, अगर मान लिया इस रूम में रखी है और उसने जितनी जगह घेरी हुई है अगर हम दूसरे रूम में रखेंगे तो भी उतनी जगह वो घेरेगी। मतलब उनका जो आयतन होता है, जितना स्थान वो घेरते हैं वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। मतलब वो एक जैसा रहता है। इसलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसके बाद जो द्रव होते हैं उनका जो आयतन है वो भी निश्चित होता है।
मतलब उनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। जैसे मान लिया 5 लीटर आपके पास जल है, तो अगर 5 लीटर को चाहे आप गिलासों में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे किसी अलग अलग करके जग में डालो, तो रहे तब वो 5 लीटर ही ना। इसका मतलब उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जो द्रव होते हैं उनका जो आयतन होता है वो भी क्या होता है, निश्चित। लेकिन जो गैसेज होती हैं उनका आयतन निश्चित नहीं होता, मतलब उनका जो आयतन होता है वो होता है अनिश्चित, मतलब बदलता रहता है। जैसे मान लिया सिलेंडर में गैस है, अगर उस सिलेंडर में जो गैस है अगर इस रूम में हम खोल दें तो वही गैस इस पूरे रूम को भी भर देगी, और वही जो गैस छोटे से सिलेंडर में भी आई हुई थी। इसका मतलब पहले उसने जो स्थान घेरा हुआ था, कम घेरा हुआ था, अब उसको रूम में हमने ओपन कर दिया, खोल दिया, तो वही जो गैस है वो उस पूरे रूम को भी भर देगी। तो इसका मतलब जो गैसेज होती हैं, गैस जो होती है उनका जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता। इसके बाद तीसरा जो गुण हम पढ़ेंगे इन तीनों का, वो हम देखते हैं आकार के बारे में। भी आकार इनका कैसा होता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसा आकार है, मान लिया कोई भी मेज है, ईंट है, कोई पंखा है, कोई कुर्सी है, तो हम चाहे उसको कहीं भी रख दें तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्स्ट्रा दबाव दाब ना लगाएं, तो उसके आकार में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए ठोस जो वस्तुएं होती हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसके द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। मतलब जग में डालेंगे जग जैसा आकार बन जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास जैसा आकार बन जाएगा, और किसी बर्तन में हम डालेंगे तो वैसा ही आकार वो ये मतलब ले लेते हैं जिस भी बर्तन में उसको डालते हैं। इसलिए द्रव जो होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। जो गैसें होती हैं उनका आकार भी अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। छोटे सिलेंडर में डालेंगे, छोटे सिलेंडर जैसे किसी रूम में खोल देंगे तो उस पूरे रूम को भर देंगे, मतलब रूम जैसी शेप हो जाएगी। किसी बड़े सिलेंडर में उसको डाल के रख देंगे तो वैसी शेप हो जाएगी। किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे तो वैसे ही वो शेप आकार ले लेते हैं। इसलिए जो गैसेज होती हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। इसके बाद जो ठोस होते हैं, अगर उनकी कठोरता की हम बात करें तो जो ठोस होते हैं वो आपको पता है कि कठोर होते हैं, मतलब वो एक जगह पे रखे हैं और उनके बीच में जो कणों के बीच में जो स्थान बहुत कम होने की वजह से उनको दबाया नहीं जा सकता, मतलब वो कठोर होते हैं। लेकिन जो द्रव और जो गैसें होती हैं उनमें बहाव होता है। जैसे हम जल को नीचे डाल दें तो वो बहने लग जाएंगे, मतलब कठोर नहीं होते, इसलिए वो बहने लग जाते हैं। और जो गैसेज हैं उनके बीच में भी क्या होता है, वो भी बहाव शो करते हैं, मतलब उनमें बहाव होता है। जैसे एयर है वो मतलब फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से बहती रहती है हमारे वातावरण के अंदर। गैस होती हैं उनमें बहाव होता है, द्रव होते हैं उनमें बहाव होता है, लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं। इसके बाद हम इसका अगला जो गुण हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब होता है अगर हम किसी वस्तु पर दबाव डालकर उसके आकार में या उसका जो आकार उसका छोटा करें या कम कर दें तो हम कहते हैं कि उसमें संपीड़न का गुण है। लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं वो उनके ऊपर, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो भी स्थान होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, तो इनके ऊपर दबाव देके इनके आकार को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, मतलब उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, उनके ऊपर दाब नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद जो द्रव होते हैं वो कम संपीड्य होते हैं और इतने कम कि हम ये कह सकते हैं लगभग ना के बराबर,
मतलब बहुत ही कम, जैसे जल है या और कोई द्रव है, तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि दबाव डालकर इनके जो आकार है उसको बहुत कम किया जा सके। तो इसका मतलब ये जो द्रव होते हैं वो बहुत ही कम संपीड़ित होते हैं। जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा संपीड़ित की जा सकती है, मतलब सबसे अधिक संपीड़ित होती है। मतलब इनमें जो संपीड़न का गुण पाया जाता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनके कणों के बीच में खाली जगह होने से इनके ऊपर दबाव डालकर इनके कणों को नजदीक नजदीक लाया जा सकता है। तो इसलिए संपीड़न का जो गुण है वो गैसों में सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें इनके उदाहरण की, तो आपको बहुत सारे उदाहरण इनके पता है कि जैसे ठोस पदार्थ अभी हमने उदाहरण दिए कि जैसे मेज है, कुर्सी है, ईंट है, या और बहुत सारे जो पदार्थ हैं आप जानते हो अपनी डेली लाइफ में, आप दैनिक जीवन में बहुत सारे ठोस पदार्थों के बारे में आपने मतलब देखे भी हुए हैं और पढ़ा भी हुआ है और आप उनको अच्छी बड़ी बातें जानते हैं। द्रव पदार्थ हैं जैसे जल है, दूध है, ये सारे जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं। गैसेस के अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, तो ये सारी क्या है, गैसेस हैं। तो ये आपको ठोस, द्रव और गैसेस के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या क्या मतलब अंतर होता है और उनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, द्रवों के बीच में ज्यादा होता है और गैसेस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। आयतन जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है। इसी तरीके से द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, और जो गैसेज होती हैं उनका ना ही तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। इसके बाद अगर हम कठोरता की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, द्रव पदार्थ कठोर नहीं होते, उनमें भाव होता है एक, और जो गैसेज होती हैं वो भी बिल्कुल भी कठोर नहीं होती, वो भी बहती रहती हैं। संपीड़ितता मतलब इन पे दबाव दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता, जो ठोस पदार्थ है उनको हमें दबा नहीं सकते, मतलब असंपीड़ित होते हैं। द्रव जो पदार्थ होते हैं वो सबसे कम संपीड़ित होते हैं मतलब ना के बराबर, और जो गैसेज होती हैं सबसे अधिक संपीड़ित की जा सकती हैं, मतलब उनके ऊपर दबाव डालकर उनको दबाया जा सकता है। तो ये है आपका ठोस, द्रव और गैस है, उन तीनों में अंतर। इसके बाद अब ये जो तीनों अवस्थाएं हमने पढ़ी, इन अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, तो ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, मतलब किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव या गैस, क्या उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उस कोई भी पदार्थ उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है, तो दो तरीके से हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन से हैं? फर्स्ट है तापमान में बदलाव करके, तापमान में बदलाव करके, और दूसरे जिस तरीके से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान में बदलाव करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लिया कोई भी ठोस पदार्थ है,
अगर उस ठोस पदार्थ का अगर हम क्या करें, तापमान बढ़ा दें तो वह द्रव में बदल जाएगा, और उस द्रव का तापमान और गर्म कर दें उसको तो वह गैस में बदल जाएगा। जैसे मान लिया अपने पास बर्फ है, अब बर्फ को अगर हम तापमान बढ़ा दें या बाहर रख दें, क्योंकि फ्रिज में जब तक है तो उसका तापमान बहुत कम होता है, जैसे ही बाहर रखेंगे तापमान बढ़ने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से वह ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जब हम तापमान में वृद्धि करेंगे, मतलब तापमान में वृद्धि करने से ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाते हैं, और द्रव के तापमान में और वृद्धि करते हैं तो वह गैस में बदल जाएगा। मतलब ठोस का तापमान बढ़ा दें या वृद्धि कर दें तो वह किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। द्रव का तापमान और बढ़ा दें तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरीके से वृद्धि करने से ये अवस्थाएं बदल सकती है। और इसी तरीके से अगर हम गैस का तापमान कम कर दें, मतलब गैस का तापमान कम कर दें तो वह द्रव में बदल जाएगा, और द्रव का तापमान और कम कर दें तो वह ठोस पदार्थों में बदल जाएगा। इसका मतलब तापमान में परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको डेली लाइफ में देखते हैं कि बर्फ है, बर्फ को हम फ्रिज में से बाहर निकाल लेंगे तो बाहर का तापमान होता है वो ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे वो द्रव अवस्था में बदलने लग जाएगा। इसके बाद अगर हम उस द्रव को गैस पे रख के गर्म करें पतीले में डाल के, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वो उबल कर गैसीय अवस्था में, मतलब उसकी वाष्प बढ़ने लग जाएंगी। तो इसका मतलब तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और द्रव गैस में बदल जाते हैं। इसी तरीके से गैसों का तापमान कम कर दें तो वह द्रव में बदल जाएगा। जैसे वाष्प है, जल वाष्प को ठंडा कर दें तो वह लिक्विड के रूप में, मतलब द्रव के रूप में बदल जाता है। जैसे बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा जब होती है तो जो हमारा तापमान है, जो जल वाष्प होती है कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो द्रव अवस्था में वर्षा के रूप में आते हैं। और उसी जल को हम फ्रिज में रखते हैं, मतलब तापमान और कम कर दें तो वह बर्फ के रूप में बदल जाती है, ठोस पदार्थों में बदल जाती है। इसका मतलब पहला हमने पढ़ा कि तापमान में बदलाव करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा, दाब में परिवर्तन करके। अब दाब में परिवर्तन कैसे, कि अगर हमारे पास कोई गैस है, अगर उसका हम दाब बढ़ा दें, मतलब उसके ऊपर जो दबाव है वो हम बढ़ा दें, प्रेशर हम बढ़ा दें, तो जो गैस है वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। मतलब गैस का दाब है उसमें अगर हम वृद्धि कर दें तो जो गैस है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में। जैसे आपने मतलब अपने जो घरों में सिलेंडर होता है, जिसको हम एलपीजी का सिलेंडर होता है घरों में हम यूज करते हैं, अब उसमें आप जो गैस होती है वो किस अवस्था में होती है, वो होती है द्रव अवस्था में। कभी भी आप सिलेंडर को हिला के भी देखते हैं तो उसमें ऐसे लग रहा है जैसे पानी की तरह हिल रहा है, द्रव अवस्था में होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है उसमें दाब के साथ भरी होती है, मतलब प्रेशर लगा के उसमें गैस भरी होती है। मतलब गैस के प्रेशर में अगर वृद्धि करते हैं तो वह किसमें बदल जाती है, द्रव में। इसी तरीके से द्रव का और अगर हम दाब बढ़ा दें तो वह ठोस अवस्था में बदल जाती है। मतलब द्रव का और अगर हम तापमान दबाव बढ़ा दें या दाब बढ़ा दें तो वह किसमें बदल जाएगी, ठोस अवस्था में। इसी तरीके से अगर हम दाब को कम कर दें, जैसे ठोस अवस्था है, ठोस का अगर हम दाब क्या कर दें, कम कर दें तो वह द्रव में बदल जाएगा। और द्रव का अगर दाब और कम कर दें तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था को दो तरीके से बदला जा सकता है, या तो तापमान में मतलब चेंज करके, बदलाव करके, और या फिर दाब में परिवर्तन करके या दाब में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताया, जैसे आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रही है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन गैस भरी होती है वो बहुत ही प्रेशर के साथ भरी होती है। तो उन सिलेंडरों में जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब द्रव अवस्था में। क्यों होती है, क्योंकि गैस के ऊपर दबाव देके उसको भरा जाता है। इसलिए उन सिलेंडरों में भी, या घरों में जो एलपीजी के सिलेंडर हम यूज करते हैं उनमें भी
जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक की पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद इन पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो कैसे कैसे किया जा सकता है, इनको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो और टॉपिक रहते हैं उनको हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले आप आज का जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पेन लेके अच्छे तरीके से इसको लिखें, याद करें और समझें। और फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें लिखें,